गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का पहला लेसन, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। क्लास 11 की फिजिक्स में पहला चैप्टर हम लोग शुरू कर चुके थे। इसमें एक लेक्चर हो चुका था। सबसे पहले हम क्लास 11 के स्टूडेंट से सॉरी बोलना चाहते हैं। सॉरी इस बात का बच्चों, क्योंकि अभी एक ही वीडियो मेरा अपलोड किया है, कक्षा 11 का एक ही वीडियो अपलोड किया गया है। उसके बाद कई दिनों का गैप आ गया, तो हम आपके लिए वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाए। कुछ बच्चों को व्यस्तता थी, कुछ प्रॉब्लम थी हमें, इसलिए हम आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे। लेकिन डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए। इन फ्यूचर हम कोशिश करेंगे डेली आपके लिए कम से कम एक वीडियो अपलोड करते रहें, ताकि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। तो चलिए, सबसे पहले आप हमको बता दीजिए कैसे हैं आप लोग। क्या आप लोग घर पे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं? चलिए, हम उम्मीद करते हैं आप लोग बच्चों को घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज लेक्चर नंबर 2 हम शुरू करने वाले हैं। थोड़ा सा 2 मिनट हम लेक्चर नंबर 1 को रिवाइज करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने सीखा था बच्चों, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? क्या आप हमें बता सकते हैं फिजिक्स क्या है? चलिए, डिफिनीशन हमने आपको दिया था फिजिक्स की बेसिक डिफिनीशन हमने आपको दिया था। जिन बच्चों को डिफिनीशन नहीं पता है, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे यूट्यूब पर जाएं और वहां पे टाइप करें वीरेंद्र सर क्लासेस। जब आप यूट्यूब पे वीरेंद्र सर क्लासेस टाइप करेंगे, वहां पे हमारी प्लेलिस्ट खुल जाएगी सारे वीडियो लेक्चर की, और वहां पे आसानी से आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। और जो बच्चे उसको देखे हैं, उसका नोट्स बना लिए हैं, उसे तैयार कर लिए हैं अच्छे से, अब वो बच्चे इस लेक्चर को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। हमारे बच्चों गारंटी है, आप हमारे साथ बने रहिए, फिजिक्स आपको आसान लगने लगेगी। फिजिक्स जितना आसान कोई सब्जेक्ट आपको नहीं लगेगा, ये मेरी प्रॉमिस है। आप लोग बस कंटिन्यू आप वीडियो लेक्चर देखते रहिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों, उसको आप कमेंट करके हमको बताते रहिए। हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करें। चलिए, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स में हम लोगों ने देखा था, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। चलिए 2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड दियर कंपोनेंट कंपोनेंट्स। हमने आपको बताया था फिजिक्स क्या है? प्रकृति का अध्ययन है, नेचर का अध्ययन है, और नेचर में जो होने वाली घटनाएं हैं उसका अध्ययन है। नेचर क्या है? हम अपने चारों तरफ जो कुछ भी चीजें देख रहे हैं वो सब क्या है? नेचर है। बस, ट्रक, पर्वत, नदी, झरने, पृथ्वी, एयर, वायु, जो कुछ भी आप देख रहे हैं सबके सब क्या है स्टूडेंट्स? नेचर है। वहां पे कोई घटना क्यों हो रही है, कोई घटना कैसे हो रही है, इसी चीज के स्टडी हम लोग इस लेसन में फिजिक्स में करते हैं। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड दियर कंपोनेंट्स। इसके बाद हमने आपको बताया था फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। क्या आपको फिजिकल क्वांटिटी याद है? याद होना चाहिए बच्चों, जरूर याद होना चाहिए। जब आप पिछली चीज़ों को रिवाइज करके मेरे साथ आएंगे तो निश्चित रूप से आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आप पहले वाली चीज़ों को अच्छे से समझ के नहीं आप देखेंगे वीडियो, तो आपको बच्चों प्रॉब्लम होगी, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, सारी वीडियो को आप सबसे पहले देख लिया करिए। वीडियो लेक्चर्स को जो भी इसके पहले अपलोडेड हुए रहते हैं उसको आप अच्छे से देख लिया करिए, पढ़ लिया करिए, तब ये आगे वाले लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए, हम रिवीजन करा देते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियां। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? भौतिक राशियां। भौतिक राशियां किसे कहते हैं? वह राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, वह राशियां जिनका मापन किया जा सकता है और जिनको संख्याओं में व्यक्त किया जाता है बच्चों।
किसमें व्यक्त किया जाता है? संख्याओं में। उसी को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर, those quantities which can be measured and represent in the form of number are called physical quantities। ये हमने देखा था। इसके बाद हमने कहा था बेटा मेजरमेंट, मापन, मेजरमेंट, यही बच्चों फिजिक्स है। मेजरमेंट ही क्या है? फिजिक्स है। तो फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, ऐसा लॉर्ड कैल्विन ने कहा था। कैल्विन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, टेम्परेचर की यूनिट है बच्चों, एब्सोल्यूट यूनिट है कैल्विन। तो लॉर्ड कैल्विन ने फिजिक्स को कैसे डिफाइन किया था? उन्होंने कहा था फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है बच्चों। भौतिक विज्ञान किसका विज्ञान है? मापन का विज्ञान है। हम जहां कहीं भी कोई चीज मेजर करेंगे, किसी चीज की माप लेंगे, दैट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स की पहले डेफिनेशन, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड हियर कंपोनेंट्स एंड इवेंट्स। और लॉर्ड कैल्विन के अकॉर्डिंग फिजिक्स की आप बहुत अच्छी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। हम जो कुछ भी नापते हैं, ऑल अबाउट दैट थिंग्स आर फिजिक्स। तो मेजरमेंट करने के लिए हमने आपको बताया था हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू, सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है? न्यूमेरिकल वैल्यू की, ये देखिए। और उसके बाद एक यूनिट की जरूरत पड़ती है। न्यूमेरिकल वैल्यू एक संख्यात्मक मान हमको चाहिए, संख्यात्मक मान, जैसे 2, 4, 6, 8 या डेसिमल हो या फ्रैक्शन हो। और यूनिट चाहिए मात्रक, जिस चीज का मेजरमेंट हम कर रहे हैं उसके लिए हमको कोई ना कोई मात्रक चाहिए। जैसे अगर मास हमको नापना है तो उसके लिए मात्रक क्या यूज करेंगे? किलोग्राम या ग्राम यूज करेंगे। अगर हमको लंबाई नापना है तो हम कौन सी यूनिट यूज करेंगे? लंबाई के लिए कौन सी यूनिट यूज करते हैं बच्चों? मीटर या सेंटीमीटर। यस। तो ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ती है, यूनिट की जरूरत पड़ती है। पिछले वाले लेक्चर में हम आपको बताया कि इन दोनों में रिलेशन होता है। रिलेशन न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में होता है। मैंने वहां आपको बताया था ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। अगर यूनिट बड़ी लेंगे आप, अगर यूनिट बड़ी लेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा? घटती चली जाएगी। और यदि आप यूनिट छोटी करते चले जाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा? बढ़ता जाएगा। वहां पे हमने आप बताया था आपको, अगर यूनिट को हम यू से लिखें और न्यूमेरिकल वैल्यू को एन से लिखें, यूनिट को किससे लिखें? यू से लिखें, और न्यूमेरिकल वैल्यू को किससे लिखें? एन से लिखें, तो यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एन, यानी u प्रोपोर्शन टू 1/n। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें u n, दिस विल बी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये नियतांक आएगा। ये देखिए, जनरली हम यूनिट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, एक सिंबल बनाया गया है पहचानने के लिए, ताकि कहीं पे लिखा हो तो आप जान जाओ। तो ये देखिए यूनिट हो गया और ये आपका यूनिट हो गया। तो यूनिट और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट होता है, ऐसा हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में सीख लिया था। वहां पे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था और इस चीज़ का फील भी कराया था कि कैसे ये घटेगा तो वो बढ़ेगा और वो बढ़ेगा तो ये कैसे घटेगा। आज इस लेक्चर में बच्चों हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसमें अब हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। आप कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं, जो कुछ भी आपको समझा रहे हैं, आप उन सारी चीज़ों को लिखते चलें। जब आप लिख करके अपना नोट्स खुद बनाएंगे तो आपको वो नोट्स याद करने में आसानी होगी, सुविधा होगी। आपको जब भी बोलेगा आप आसानी से रिवीजन कर लीजिएगा, सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। चलिए अब हम इस लेसन में आगे चलते हैं। आगे हमको पढ़ना है बच्चों टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, इस चीज़ को आज हम करने वाले हैं। चलिए हेडिंग डाल दिए, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल, टाइप्स ऑफ
फिजिकल क्वांटिटीज, क्वांटिटी लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियों के प्रकार। तो भौतिक राशियों का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो दो तरीके से किया गया है। भौतिक राशियों का क्लासिफिकेशन कितने तरीके से किया गया है? दो तरीकों से किया गया है। पहला आप देखिए, पहला और यहाँ पे दूसरा क्लासिफिकेशन। फर्स्ट टाइप के क्लासिफिकेशन में फिजिकल क्वांटिटी की 3 कैटेगरी बताई गई है बच्चों, यानी 3 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी हमको बताई जाती है, जिसमें पहला है रेशियो। रेशियो पहला क्या है? रेशियो। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। रेशियो का क्या मतलब होता है? अनुपात। और दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका नाम है स्केलर। क्या नाम है? स्केलर। इसको अदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश। और तीसरा जो है उसे वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर। वेक्टर को सदिश कहा जाता है। इस तरीके से फिजिकल क्वांटिटी का ये एक प्रकार का क्लासिफिकेशन हो गया। इसमें आप देख लीजिए, फर्स्ट प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्वांटिटी का, वो कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। पहला है रेशियो, दूसरा है स्केलर और तीसरा है वेक्टर। तो रेशियो का मतलब अनुपात, स्केलर का मतलब अदिश और वेक्टर का मतलब सदिश। और दूसरे प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है वो भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सब है, आपको सारी चीजें लर्न करना है, याद करना अच्छे से। दूसरे प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी में जो पहला है, पहले नंबर पाता है फंडामेंटल। फंडामेंटल, इसी को हम लोग बेसिक या इसी को एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पहला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, बेसिक क्वांटिटीज या एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटीज। ये तीनों नाम एक ही हैं, ये अलग अलग 3 टाइप का नहीं है, ये तीनों एक ही हैं। इसको हिंदी में कहते हैं मूल राशियां। मूल राशियां क्या कहा जाता है? इनको मूल राशियां कहा जाता है। दूसरा डिराइव्ड। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, पीक्यू का मतलब बच्चों फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम कहते हैं व्युत्पन्न। व्युत्पन्न राशियां। इस तरीके से फिजिकल क्वांटिटी का 2 प्रकार का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। एक टाइप में 3 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं और दूसरे टाइप में सिर्फ 2 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव। अब हम एक एक करके डिटेल से सीखेंगे कि ये क्या होती हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स हम आपको देंगे और हम आपको इसकी फील कराएंगे कि ये होती क्या है, कैसे हम इनको पहचानेंगे जब ये हमारे सामने आएंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालिए आप लोग, रेशियो, अनुपातिक भौतिक राशियां। कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं बच्चों जो 2 राशियों का अनुपात होती हैं। 2 राशियों को क्या होती है? अनुपात होता है। तो रेशियो हेडिंग आप लोग बना लीजिएगा, रेशियो फिजिकल क्वांटिटी। पहला अनुपात आप लोगों ने सुना होगा, प्राइमरी जूनियर क्लासों में से ही आप लोग अनुपात के बारे में इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे। अनुपात क्या होता है? 2 संख्याओं का डिवीजन होता है, 2 संख्याओं का भाग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अनुपात। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर्स हैं, एक 3 है और एक 4 है। कोई आपसे पूछे 3 और 4 का अनुपात कैसे लिखा जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो सारी चीजें आप लोग सीख चुके हैं। 3 और 4 के अनुपात को 3:4, और इसको हम अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 3/4 हो जाता है। देखिए ये सारी चीजें आपको पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ सबको पता होगा। ऐसा कोई स्टूडेंट है जो ये पहली बार देख रहा है? नहीं, मुझे पता है सबको पता होगा, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। चलिए 3:4, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसी को हम कहते हैं रेशियो, अनुपात। तो फिजिक्स में
ये चीज कैसे बन जाएगी, इस चीज को हमको सीखना है। तो कुछ भौतिक राशियां ऐसी हैं जिसमें हम दो फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो लेते हैं। कुछ भौतिक राशियां ऐसी हैं जिनमें दो फिजिकल क्वांटिटी का अनुपात लेकर के एक नई भौतिक राशि बन जाती है, और वो जो भौतिक राशि बनेगी उसे हम क्या कहते हैं, रेशियो फिजिकल क्वांटिटी। तो रेशियो फिजिकल क्वांटिटी के साथ एक वर्ड आप जोड़ करके याद रखिएगा, ऑनली न्यूमेरिकल वैल्यू। इस टाइप की जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होगी उसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, उसके सामने उसके बाद कोई यूनिट नहीं होगी, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा, केवल क्या होगा, एक शुद्ध संख्या होगी। वो डेसिमल में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, या इंटीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी होगा वो एक संख्या होगी। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहते हैं रेशियो फिजिकल क्वांटिटी। तो चलिए इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये वाला जो वर्ड है इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। रेशियो तो होगा लेकिन अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का मत आप बना दीजिएगा, नहीं तो सब कुछ गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो रेशियो हम लेंगे वो दोनों कैसे होनी चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तो वो जो रेशियो बन के आएगा वो एक नई फिजिकल क्वांटिटी को हमको व्यक्त करेगा, नई फिजिकल क्वांटिटी बताएगा, और उस फिजिकल क्वांटिटी को हम कहेंगे रेशियो। तो दो समान प्रकार की भौतिक राशियों के अनुपात को, दो समान प्रकार के भौतिक राशियों के अनुपात को हम अनुपातिक भौतिक राशियां कहते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको आपको फील कराते हैं, आपको अनुभव कराते हैं कि ये क्या होता है, ताकि इसका लॉजिक आप अच्छे से समझ जाएं। चलिए एग्जाम्पल, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है रिलेटिव डेंसिटी। पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी इसको हम कहते हैं आपेक्षिक घनत्व। क्या कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व। रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला आपको याद है, याद होना चाहिए बच्चों, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। फिजिक्स आप पढ़ रहे हो या कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं, तो जो कुछ भी आपके सामने आए पहली बार उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वही सारी चीजें बार बार आने वाली हैं। कुछ बच्चे हमसे कहते हैं सर हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो बच्चों ऑब्वियसली भूलना सब लोग भूलते हैं, उसमें वो आपकी कमी नहीं है कि आप भूल जाते हैं। आप उस चीज़ को फिर से रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, सोचिए, जब खाली टाइम में बैठे रहें पेन ले लीजिए, रफ ले लीजिए, उस पर आप लिखते रहिए। तो यदि आपको ये पता चल जाए कि चीज़ हमें भूल रही है तो निश्चित रूप से आप उसको रिवीजन करिए, फिर से वो तैयार हो जाएगी आपकी। चलिए ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो हम बता रहे हैं, कुछ बच्चों को याद भी होगा। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस वस्तु का आपको आपेक्षिक घनत्व लिखना है उस वस्तु का घनत्व आप ऊपर लिख दीजिए और नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इस चीज को आप समझिए, क्योंकि बच्चों जो वाटर की डेंसिटी होती है वो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होती है, बहुत ज़्यादा बदलती हैं। इसीलिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी आपको लेना है। तो किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी चाहिए तो आप क्या करेंगे, उसका डेंसिटी आप लिखेंगे और उसमें वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो नई फिजिकल क्वांटिटी बनती है इनके भाग करने से, इनके डिवीजन से, उसे हम कहते हैं बच्चों उस पदार्थ का रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व कहते हैं।
अब हमको ये सीखना है कि कैसे ये रेशियो टाइप की है, क्या इसमें कोई यूनिट है कि केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है। चलिए इस चीज़ को हम सीखते हैं बच्चों। आप यहाँ देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। डेंसिटी वर्ड यानी घनत्व आप लोग सीखे हैं, बहुत पहले सीखे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं आ रहा है, कुछ लोग सोच रहे हैं सर हमको पता ही नहीं है डेंसिटी। तो नहीं बच्चों, आपको मेहनत करना है। चलिए हम आपको बता देते हैं डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी जो होती है उसका फार्मूला होता है, किसी बॉडी की अगर डेंसिटी चाहिए तो आप मास ले लीजिए और उस बॉडी का वैल्यूम ले लीजिए, द्रव्यमान बटे आयतन। किसी वस्तु का जो घनत्व होता है वो उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के आयतन के भागफल के बराबर होता है। यह द्रव्यमान और आयतन का जो रेशियो होता है वो घनत्व कहलाता है। अगर हम इसकी यूनिट लिखना चाहें तो यूनिट क्या होगी? यूनिट मास को हम किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। और वॉल्यूम का मात्रक क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई या मोटाई। तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की जो यूनिट बनती है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी का मात्रक होगा। आप देखिए यहाँ भी डेंसिटी है और यहाँ भी डेंसिटी है, दोनों डेंसिटी है। अगर आप यहाँ डेंसिटी का फार्मूला लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे और यहाँ पे डेंसिटी का यूनिट लिखेंगे बच्चों, वो दोनों सेम होगा। किलोग्राम मीटर क्यूब ऊपर भी आएगा और किलोग्राम मीटर क्यूब नीचे भी आएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होने के बाद यहाँ पे एक शुद्ध संख्या बचेगी और नीचे भी एक शुद्ध संख्या बचेगी। तो यहाँ पे जब आप इसको यूनिट लिख करके काट देंगे तो केवल ये एक्स अपान वाई टाइप का एक रेशियो बचेगा बच्चों। उस रेशियो को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं, अपेक्षित घनत्व कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आया। इसमें कैसे केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसमें कोई यूनिट या डायरेक्शन वाली बातें नहीं होती हैं। चलिए अब कुछ और दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी के बाद और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको ये रेशियो फिजिकल क्वांटिटी अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ताकि आप कभी भी इस पे कंफ्यूज ना हो। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम कहते हैं अपवर्तनांक। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग कहीं न कहीं पढ़े होंगे, आपके हाई स्कूल में था, प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अपवर्तनांक क्या होता है? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये किसी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। किसी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है बच्चों? याद है आपको? चलिए ठीक है, हम आपको बताते हैं। याद होना चाहिए, मैं वही बार बार कह रहा हूँ। जो भी चीज़ें आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, यदि आपको वो अच्छे से याद होगा तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, आपको अच्छा भी लगेगा। लेकिन जब आपको याद नहीं होगा कोई चीज़ तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको बोरिंग महसूस होगा। चलिए अपवर्तनांक क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। किसी भी मीडियम का जो अपवर्तनांक होता है वो उस मीडियम के द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता का मापन होता है। यानी रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। किसी माध्यम का एक गुण है। कैसा गुण है? कि जब उसके अंदर कोई लाइट ट्रेवल करेगी किसी मीडियम से चल करके, जब उस मीडियम में पहुंचेगी तो वो मीडियम उस लाइट को कितना मोड़ सकती है। जितना अधिक मोड़ेगी उसको हम कहेंगे उस मीडियम का अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा है। तो अपवर्तनांक का मतलब ये होता है बेंडिंग पावर ऑफ मीडियम। कोई भी मीडियम, कोई भी ऑप्टिकल मीडियम, कोई भी प्रकाशिक माध्यम अपने अंदर से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को कितना मोड़ देती है, वो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, कहीं कहीं एन से लिखा जाता है या म्यू से लिखा जाता है। क्या आपको फार्मूला पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? चलिए हम बताते हैं आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम भी आप कह सकते हैं, डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम।
जिस माध्यम का अपवर्तनांक हमको निकालना होता है, उस माध्यम में हम लाइट की वेलोसिटी को मेजर कर लेते हैं। और एयर में लाइट की वेलोसिटी हमें पहले से ही पता रहती है। एयर या वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी कितना होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और किसी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या है, उसको आप यहाँ रख देंगे वी मीडियम। तो ये जो संख्या आएगी बच्चों, इसी को हम अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अब आप देखिए ये कैसे एक रेशियो फिजिकल क्वांटिटी है। यहाँ देखिए वेलोसिटी और यहाँ भी क्या है, वेलोसिटी। तो ये दोनों सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो हुआ। क्या आप लोग समझ में आ रहा बच्चों? ध्यान से देखिए, यहाँ भी वेलोसिटी और यहाँ भी वेलोसिटी, तो दोनों वेलोसिटी कैसी फिजिकल क्वांटिटी हो गई, सिमिलर। तो दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो ही तो रेशियो फिजिकल क्वांटिटी होती है। अगर आप इसकी यूनिट लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड, देखिए यहाँ भी आप लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड और इसकी भी यूनिट क्या आएगी, मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड क्या होगा, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ आपको एक रेशियो मिलेगा, एक अनुपात मिलेगा, और उसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो टाइप फिजिकल क्वांटिटी। तो ये आपको समझ में आया होगा। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, क्योंकि 11th की फिजिक्स या आगे की फिजिक्स पढ़ने के लिए इस फार्मूले की हमें बार बार जरूरत पड़ेगी बच्चों। इसलिए आप इसको अच्छे से बहुत प्रैक्टिस करके रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। जब लाइट की यूनिट हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे फिर से इस चीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। रेशियो फिजिकल टाइप की क्वांटिटी का और भी एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। चलिए एक फिजिकल क्वांटिटी है स्ट्रेन। स्ट्रेन के बारे में अभी आप लोग नहीं सुने होंगे। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रेन। स्ट्रेन माने होता है विकृत। विकृत माने क्या होता है, बिगड़ना, बिगड़ जाना, किसी के रूप में परिवर्तन आ जाना, वही क्या है बच्चों, स्ट्रेन होता है। कहने का मतलब जब हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी का शेप या साइज या दोनों चेंज हो जाता है। वो जो फ्रैक्शनल चेंज होता है, जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो वस्तु का आकार या आयतन या लंबाई या चौड़ाई कुछ भी चेंज हो जाती है बच्चों, उसका रूप बदल जाता है, साइज बदल जाती है। तो ये जो रूप और साइज का बदलना है, इसमें जब भिन्नात्मक हम परिवर्तन ले लेते हैं, मतलब जो उसकी ओरिजिनल शेप या साइज थी उसके साथ रेशियो ले लेते हैं उस परिवर्तन का, तो वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है, स्ट्रेन बन जाती है, विकृति बन जाती है। जैसे मान लीजिए हम आपको समझाएं, जैसे हमारे पास एक राड है, 1 मीटर लंबी एक राड है, और उस पर हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगा करके हमने 2 सेंटीमीटर उसकी लंबाई बढ़ा दी है। 1 मीटर लंबी राड की लंबाई हमने फोर्स लगा करके 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी है। तो कितना हमने चेंज किया, 2 सेंटीमीटर। अब पहले इसकी लंबाई कितना थी, 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर। तो ये जो चेंज आया वो और इसकी जो प्रारंभिक लेंथ थी वो, इन दोनों का जो रेशियो होगा उसी को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेन कहेंगे बच्चों, विकृति कहेंगे। आया समझ में? तो जैसे लंबाई है तो लंबाई में विकृति हो जाएगी। अगर कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसके पास लंबाई और चौड़ाई दोनों है, यानी एरिया है, जब उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो उसका एरिया चेंज हो जाएगा, वहाँ पे एरिया वाली विकृति आएगी। अगर कोई बॉडी सॉलिड है, जैसे क्यूब है, स्फीयर है, जब उस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पे दूसरी वाली विकृति आ जाएगी, दूसरी विकृति आ जाएगी। ये जो विकृति है ये हम क्लास 11th में पढ़ेंगे बच्चों, जब हम आगे इलास्टिसिटी एक लेसन है, बहुत अच्छा लेसन है, उसको जब हम कवर करेंगे तो वहाँ पे स्ट्रेन के बारे में बहुत डिटेल से हम आपको बताएंगे ये क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। अभी तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी का जो प्रकार है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो इसका अगर फार्मूला हम लिखें, स्ट्रेन का फार्मूला क्या हो जाएगा, चेंज एक्सटर्नल फोर्स लगाने से जो चेंज आया वो, और डिवाइडेड बाई ओरिजिनल चेंज इन साइज लिख दे रहे हैं,
चेंज इन साइज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल साइज। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसका रूप या आकार बदल जाता है। कितना बदल गया वो डिवाइडेड बाय पहले कितना था वो, ये जो रेशियो आएगा उसको हम कहते हैं स्ट्रेन विकृति कहते हैं। अब देखिए जो ऐसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रॉड है, वही एग्जांपल 1 मीटर लंबी है यानी 100 सेंटीमीटर लंबी है। जब हम उस ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर और इंक्रीज हो जाती है। तो आप मुझे बताइए परिवर्तन कितने का आया। पहली लंबाई 100 सेंटीमीटर फोर्स लगाया, 2 सेंटीमीटर इंक्रीज कर गई, तो चेंज कितने का आया 2 सेंटीमीटर का। अगर हम इसको लिखें यहाँ पे इसका मात्रा क्या होगा सेंटीमीटर, और प्रारंभिक लंबाई कितनी थी 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे एक रेशियो बचेगा बच्चों, इसके साथ कोई और चीज नहीं बचेगी, यूनिट सब कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए कौन सी क्वांटिटी हो गई रेशियो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हो गई। इसी तरीके से फिजिक्स में और भी कई सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो रेशियो के अंतर्गत आती हैं। तो अभी बच्चों आपको इतना अच्छे से सीख लेना है। हमने आपको 3 एग्जाम्पल दिया रेशियो में। पहला आपको रिलेटिव डेंसिटी बताया, दूसरा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया, और तीसरा स्ट्रेन बताया। ये सारी चीज़ें फिजिकल रेशियो को समझते हुए, रेशियो क्वांटिटी को समझते हुए इनके फार्मूलों को भी आप समझ लीजिए। इसलिए अच्छे से डिटेल से हम यहाँ आपको समझा दे रहे हैं ताकि जब फिर दोबारा आएंगी जरूर आएंगी, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में पहले से जब जानकारी होगी तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। हाँ, एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है, इस केस में एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आती है जो सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो होती है, लेकिन बच्चों उसकी भी यूनिट हो जाती है, उसकी भी यूनिट लिखी जाती है। तो कहने का मतलब ये इस केस का एक्सेप्शन केस है बच्चों। अब बच्चे हमसे कहते हैं सर ये फिजिक्स में एक्सेप्शन कहाँ से आ गया, तो ये कोई रूल नहीं है जो हम उसका एक्सेप्शन बता रहे हैं, ये जस्ट फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंट समझने के लिए एक तरीका बनाया गया है, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे एंगल इसको हम कोण कहते हैं। एंगल कोण क्या होता है, आप लोग हाई स्कूल में मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कोण की डिफिनीशन। जैसे कोण होता क्या है, ये कोई सर्कल है, ये कोई क्या बच्चों सर्कल है, सर्कल के किन्हीं 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं, हिंदी में इसको चाप कहते हैं। और इसकी परिधि से सेंटर तक की दूरी, परिधि के किसी बिंदु से सेंटर तक की दूरी रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, रेडियस कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की गई है बच्चों, आर्क अपॉन रेडियस, इसी को हम क्या कहते हैं एंगल। ये डिस्टेंस है आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस, आप ध्यान से देखिए, तो कोण बराबर क्या होता है चाप बटे त्रिज्या। किसी भी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण उस चाप की लंबाई और उस वृत्त की त्रिज्या के रेशियो के बराबर होता है। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे ए बी क्या है, आर्क है। आर्क को आप किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, मिलीमीटर में मेजर करेंगे, या मीटर में मेजर करेंगे। इसका मतलब ये आर्क क्या है, एक लेंथ है, एक लंबाई है। तो ये देखिए लेंथ है, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ हम लोग जानते हैं। और ये रेडियस, ये भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो रेडियस इज आल्सो लेंथ। ये भी क्या है, लेंथ है। अब आप ध्यान दीजिए, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो लेंथ अपॉन लेंथ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी हो गई। इसका मतलब एंगल को डिफाइन करते समय हम सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का ही रेशियो लेते हैं। लेकिन आपको पता होगा बच्चों, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, केवल एक संख्या आनी चाहिए, केवल एक नंबर आना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एंगल का यूनिट होता है। एंगल को हम किस में नापते हैं बच्चों, किस में नापते हैं, पता है सबको? चलिए ठीक है, हम आपको बताते हैं। एंगल को हम डिग्री में नापते हैं बच्चों,
इसमें नापते हैं डिग्री में या रेडियन में। ये देखिए, तो ये दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो तो है, लेकिन इसकी यूनिट भी होती है, इसका मात्रक भी होता है। एंगल का मात्रक डिग्री या रेडियन होता है। आप लोग पढ़े होंगे ज्योमेट्री में 30 डिग्री, 40 डिग्री, रेडियन में π/3, π/4, π/6, इस तरीके से रेडियन में चलता है। तो यहाँ पे फिजिक्स में ये चीज़ आपको याद रखना है कि एंगल दो सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो होते हुए भी ये रेशियो फिजिकल क्वांटिटी में इसको नहीं रखा गया है। समझ में आया सबको? क्योंकि इसके पास क्या है बच्चों, यूनिट है। तो इस तरीके से हम रेशियो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में एक डिस्क्रिप्शन ले लिए। हम अपनी तरफ से बच्चों अपना बेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखें, बहुत अच्छे से पढ़ें और इस पर चिंतन करें, इस पर आप सोचें, कुछ खुद से क्वेश्चन करें और उसको सॉल्यूशन, उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर कोई डाउट आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप अपने प्रॉब्लम को जरूर पूछिए। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का क्या नाम है? स्केलर। क्या नाम है बच्चों? स्केलर। चलिए स्केलर पढ़ते हैं। स्केलर माने क्या होता है? अदिश। स्केलर माने क्या होता है बच्चों? अदिश। चलिए आप लोग भूल जाते हैं, नहीं भूलना नहीं है, आप लोग पढ़िए, कंसंट्रेट होकर के सारी चीजों को पढ़िए। स्केलर दूसरी फिजिकल क्वांटिटी क्या हमने बताया था? स्केलर। स्केलर को हम हिंदी में अदिश कहते हैं। ये देखिए अदिश। अब स्केलर के साथ आपको क्या याद करना है? जैसे रेशियो के साथ मैंने बताया था न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू आप याद कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे दो बातें हो जाती हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ एक चीज और ऐड होता है, इसको हम कहते हैं यूनिट। देखिए बच्चों, स्केलर क्वांटिटी, जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, इसके पास दो चीजें होती हैं। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा ही, उसके साथ साथ एक और चीज होगी, क्या? उसकी यूनिट भी होगी, उसका मात्रक भी होगा। तो अगर स्केलर राशियों को हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? वह भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, वह भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, उसमें कोई दिशा नहीं होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है और ये वेक्टर नियमों का पालन नहीं करती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। Those physical quantities which have only magnitude but not direction, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो बच्चों, डायरेक्शन ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेते हैं ताकि आपको हमेशा ये चीज़ याद रहे। सबसे पहली बात ये है कि ये जो स्केलर क्वांटिटी होती है, इनके पास क्या होता है केवल बच्चों? इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड। इनके पास क्या होता है केवल बच्चों? मैग्नीट्यूड होता है। दूसरी बात, इट हैव नो डायरेक्शन। इनके पास कोई दिशा नहीं होती है। इनको व्यक्त करने के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अभी हम एग्जांपल पर आते हैं, पहले पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैव नो डायरेक्शन, इट may be 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो स्केलर क्वांटिटी है वो 0, धनात्मक, ऋणात्मक कुछ भी हो सकती हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इनको हम साधारण नियमों के द्वारा जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। इट कैन बी एडेड, it can be added or subtracted with the help of ordinary rules
ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन। और इस ऑर्डिनरी रूल को हम कभी कभी बच्चों अलजेब्रिक रूल कहते हैं, अलजेब्रिक रूल। ये देखिए स्केलर क्वांटिटी के बारे में ये अगर 4 बातें आपको याद है तो फिर लाइफ में कभी आपको बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इन चारों पॉइंट को नोट कर लीजिए अच्छे से, ताकि फिर कभी दिक्कत आपको इस टॉपिक पे ना आए। चलिए हम समझाते हैं। इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास केवल बच्चों मैग्नीट्यूड होता है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से सारे पॉइंट्स को हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, लंबाई, देख लीजिए आप, लेंथ लंबाई। हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी क्या है बच्चों, लंबाई है। अब जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछें किसी कमरे की लंबाई कितनी है, किसी कमरे की लंबाई कितनी है, तो आप नाप के आए हमको बता दिए 5 मीटर। किसी कमरे की लंबाई कितना है, 5 मीटर है। तो आप मुझे बताइए, जब आप कमरे की लंबाई 5 मीटर बताते हैं, अगर हम इसको यल से लिखें, यल बराबर 5 मीटर, यहाँ ये जो 5 है बच्चों ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसी को हम मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। और जो मीटर है ये क्या है बच्चों, यूनिट है, इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेंथ को बताने के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। सिंपली हमने आपसे पूछा कमरे की लंबाई कितना है, आप हमको फटाफट आके बता दिए सर 5 मीटर है। अब आपको हम ये नहीं पूछेंगे पूरब में, पश्चिम में, दक्षिण में, ये सारी चीज़ें हमको ज़रूरत नहीं है। वो हमारे दिमाग में डाटा फीड हो गया, हमने फील कर लिया कि वो जो कमरे की लंबाई है वो कितना है, 5 मीटर है। तो ये जो लेंथ है वो कैसी फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी बच्चों, अदिश हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी। इट हैज़ नो डायरेक्शन। तो देखिए इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है 5, और ये इसके पास बच्चों कोई डायरेक्शन नहीं होती है। लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जिनमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू और उनकी यूनिट ही होती है और बाकी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। और ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। जैसे टेम्परेचर की अगर हम बात करें, कभी कभी आप लोग देखते हैं सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, कहीं कहीं तो 0 से भी कम हो जाता है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, -5 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस। बच्चों बर्फ जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कितने टेम्परेचर पर बनती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। ताप भी कैसी भौतिक राशि बच्चों, अदिश है। तो ताप कभी नेगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव होता है, कभी 0 होता है। इसका मतलब जो अदिश राशियां हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, फ्रैक्शन, डेसिमल, कुछ भी हो सकती हैं। तो ये हो गया स्केलर के बारे में। अब तीसरी प्रकार की जो फिजिकल क्वांटिटी है, हाँ यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ये जो स्केलर क्वांटिटी होती है ना, इनको हम आसानी से जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, इसमें हमको किसी रूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे मान लीजिए किसी छड़ की लंबाई 5 मीटर है और किसी दूसरे छड़ की लंबाई 6 मीटर है, तो दोनों लंबाइयों का योगफल बताइए। आप सिंपली क्या करेंगे, 5 + 6, 6 और 5 जोड़ देंगे, कितना आएगा, 11, 11 आपका आंसर हो गया। तो इसको हम, इसी को कहते हैं साधारण नियम। इसमें हम डायरेक्शन नहीं देखते हैं बच्चों, इसमें हम दोनों फिजिकल क्वांटिटी के बीच का एंगल नहीं देखते हैं, डायरेक्शन नहीं देखते हैं। तो इसको हम ऐसे प्लस और माइनस के चिन्ह के द्वारा रख करके हम जोड़ लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अभी आप लोग हाई स्कूल तक जितने भी रूल्स पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, संख्याओं का जोड़ना घटाना, वो सब अलजेब्रिक ही था बच्चों। कोई पॉजिटिव संख्या है, कोई नेगेटिव संख्या है, आप दोनों का सिंबल रख करके जोड़ लिए। जैसे मान लीजिए -5 में अगर आपको 6 जोड़ना है, -5 में +6 जोड़ना है, तो आंसर क्या आएगा, 5 में से 6 में से -5 घटेगा बच्चों, 6 में से 5 घट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 1। तो इसको कहते हैं ऑर्डिनरी रूल। तो ये जो स्केलर क्वांटिटी होती है, इनको हम बीजगणित के साधारण नियमों के द्वारा जोड़ या घटा सकते हैं, इसमें डायरेक्शन की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं बच्चों तीसरे प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी,
जिसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर। वेक्टर क्या होता है बेटा, सदिश राशि में। वेक्टर क्या होते हैं, सदिश। ये सदिश क्या होते हैं, सदिश भौतिक राशियां। वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, इसको हम कहते हैं सदिश। क्या कहते हैं, सदिश राशि। चलिए, जैसे ही आपके दिमाग में सदिश राशि के बारे में कोई बात आए, तुरंत आपको इसके साथ 3 बातें याद कर लेना है। इसमें क्या क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, यूनिट भी होगी, और प्लस इसके साथ बच्चों एक फिक्स डायरेक्शन भी होगी। ये देखिए, तो सदिश राशियां जिनमें 3 चीजें हो बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो, यूनिट भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, सदिश राशियां कहेंगे। चलिए, सदिश राशियां, जैसे हम आपको एग्जांपल दे बच्चों, जैसे फोर्स, बल। बल के बारे में आप लोगों ने सुना है। जैसे अगर किसी बॉडी पे 10 न्यूटन का बल लगाया गया, किसी बॉडी पे 10 न्यूटन का बल लगाया गया, तो वहां एक चीज ये बताना जरूरी है बच्चों कि वो जो बल लगा किस डायरेक्शन में लगा, किस दिशा में लगा। वहां डायरेक्शन मैटर करता है, वहां डायरेक्शन बताना जरूरी है। इसलिए बल कैसी राशि है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या स्पेशलिटी होती है, इसको नोट कर लीजिए। इट है डायरेक्शन, इट है डायरेक्शन। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। और इसको बच्चों हम आसानी से ऐसे बीजगणित के साधारण नियमों के द्वारा जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। इनको जोड़ने या घटाने के लिए हमको वेक्टर रूल पढ़ने पड़ते हैं, सदिश नियमों को पढ़ना पड़ता है। ये जो इस वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, इनको जोड़ने या घटाने के लिए हमको सदिश नियमों का ज्ञान होना चाहिए। और ये वेक्टर रूल्स क्या होते हैं, अभी नेक्स्ट लेसन में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर रूल्स क्या होते हैं, कैसे इनको ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन, कैसे इनका डिवीजन होता है। सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेसन में करने वाले हैं। यहाँ पे हम फिजिकल क्वांटिटी की टाइप पढ़ रहे हैं, इसलिए हल्का फुल्का जानकारी यहाँ पे हम लोग कर ले रहे हैं। तो इट है डायरेक्शन, इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है बच्चों, वेक्टर रूल्स के द्वारा होता है। इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड with the help of vector rules। वेक्टर नियमों के द्वारा ही बच्चों इनको हम जोड़ सकते हैं, इनको हम घटा सकते हैं। ऐसे नहीं घटा सकते हैं जैसे हम लोग स्केलर में 5 मीटर में 6 मीटर जोड़ दिए तो 11 मीटर हो गया। अभी हमको क्या कहा जाए 5 मीटर में 10 न्यूटन जोड़िए, तो बच्चों 5 और 10 15 न्यूटन नहीं होगा। सिंपली आप लोग सोच रहे हैं सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, 5 न्यूटन, जैसे वहाँ 5 मीटर में 6 मीटर हमने जोड़ करके 11 मीटर बना लिया, उसी तरीके से 5 न्यूटन में जब 6 न्यूटन जोड़ेंगे तो यहाँ भी 11 न्यूटन बन जाएगा। पर बच्चों ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, इसको हम लोग डिटेल से वहाँ पढ़ेंगे जब हम वेक्टर क्वांटिटी आपको सिखाएंगे। इस तरीके से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का एक क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, जिसमें 3 टाइप का था। पहला रेशियो, दूसरा स्केलर और तीसरा बच्चों वेक्टर। ध्यान दीजिए, रेशियो में केवल न्यूमेरिकल वैल्यू था, स्केलर में न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस उसकी यूनिट थी, और वेक्टर में तीनों चीजें थी बच्चों। न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ उसकी मैग्नीट्यूड भी था और उसमें एक फिक्स डायरेक्शन भी थी। चलिए, एक प्रकार का क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार के क्लासिफिकेशन में। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम लोग चलते हैं। बच्चों 1 मिनट थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, गला सूख जाता है। चलिए, दूसरे प्रकार के क्लासिफिकेशन में फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की हम लोगों ने देखा था बेटा, 2 प्रकार की। पहला था
फंडामेंटल, इसी को हमने क्या कह दिया था, बेसिक। इसका और क्या नाम था, एब्सोल्यूट। और इसको हिंदी में कहते हैं मूल राशियां। क्या कहते हैं बच्चों, मूल राशियां। और दूसरा क्या था, दूसरा था डिराइव्ड। इसको हम कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपसे आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। हालांकि कंपटीशन के लिए जो थियरी बता रहे हैं जरूरी नहीं है, लेकिन आना तो सबको चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट नीट या आईआईटी की तैयारी करना चाहता है तो बेसिक भी उसका हर एक चीज़ अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं फंडामेंटल और बेसिक क्या होती है। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी बेटा अभी तक ज्ञात थी उनमें देखा गया कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी थी जिनको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती थी। मतलब वो एक दूसरे से एकदम फ्री थी, पूरी तरीके से स्वतंत्र थे। उनको व्यक्त करने के लिए, उनको समझने के लिए हमको किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने क्या बोल दिया बच्चों, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। वहीं पे कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी देखी गई जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको किसी दूसरे भौतिक राशियों की हेल्प लेनी पड़ती थी। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को क्या बोल दिया गया, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी या व्युत्पन्न भौतिक राशियां। जैसे हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे दो अगर बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस नापना, जैसे एक पॉइंट यहाँ ए है और ये दूसरा पॉइंट बी है। ध्यान दीजिए इस चीज को, अच्छे से फील करिए सारी चीजों को। ये एक पॉइंट ए है और ये दूसरा पॉइंट बी है। हमने आपसे कहा कि ए और बीच का डिस्टेंस हमको बताइए। तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, इसको दुनिया के साइंटिस्ट लोग, दुनिया के जो वैज्ञानिक लोग हैं, उसको एक फिक्स नाम दे दिया गया है। तो दो बिंदुओं के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो दो बिंदुओं के बीच का, दो पॉइंट्स के बीच का गैप होता है, उसको एक फिजिकल क्वांटिटी माना गया है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, लेंथ कहते हैं। तो क्या कहते हैं, लेंथ। ध्यान दीजिएगा, लेंथ कैसे डिफाइन की गई है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कहीं भी दो बिंदु होंगे उनके बीच की जो दूरी होगी उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, डिस्टेंस बोलेंगे। सॉरी, उसे हम क्या बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे, लंबाई बोलेंगे। अभी जो लंबाई है इसको व्यक्त करने के लिए हमको किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे हम आपसे पूछें कि ये दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, आप बताओगे 5 मीटर, 10 मीटर या किलोमीटर, जो कुछ भी बताओगे वो उसकी यूनिट में पूरी तरीके से आप व्यक्त कर देंगे। जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच की दूरी बच्चों कितना है, 5 मीटर हम मान लेते हैं। 5 मीटर इसके बीच की डिस्टेंस है। अब 5 मीटर को व्यक्त करने के लिए हमको किलोग्राम की जरूरत नहीं पड़ी, हमको टाइम की जरूरत नहीं पड़ी। आप बताइए क्या यहाँ पे किलोग्राम की जरूरत पड़ रही है, क्या यहाँ पे टाइम की जरूरत पड़ रही है, नहीं ना। तो ये जो लेंथ है बच्चों, ये जो लेंथ है ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको व्यक्त करने के लिए हमको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए लेंथ को हम क्या मानेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मानेंगे। याद रखिएगा लेंथ को हमने आपको कैसे डिफाइन किया, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज लेंथ। तो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी उसी को हमने क्या कह दिया, लेंथ। और लेंथ को व्यक्त करने के लिए, लंबाई को व्यक्त करने के लिए हमको किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए लेंथ क्या हो गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो हम देखते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में सबसे नंबर 1 पे क्या आता है बच्चों, लेंथ। तो लेंथ इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी दूसरे भौतिक राशि की जरूरत नहीं पड़ती है। अब चलिए, फिजिक्स में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बच्चों जिनको मेजर करने के लिए, जिनको मापने के लिए हमको किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, लेंथ की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे
मान लीजिए कमरे की लंबाई हमने आपसे पूछा तो आपने 5 मीटर बता दिया। अब हमने कहा जाके उसकी चौड़ाई नाप के आओ। तो जब आप कमरे की चौड़ाई नापने जाएंगे तो आप मुझे बताइए कमरे की चौड़ाई आप किस में नापेंगे? भाई कमरे की चौड़ाई भी तो दो बिंदुओं के बीच की ही डिस्टेंस है। अगर वो दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस है और दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस को ऑलरेडी हम लोगों ने क्या डिफाइन किया है? लेंथ। इसका मतलब चौड़ाई भी क्या है? एक लेंथ है। तो चौड़ाई हमको अलग से फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं बनानी है। चौड़ाई को हमको अलग से कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं मानना है। हमको ये समझ में आया चौड़ाई भी तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है और इसको ऑलरेडी हम लोग डिफाइन किया है एज लेंथ। इसका मतलब चौड़ाई भी क्या है बच्चों? लेंथ ही है। तो चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ी? लेंथ की जरूरत पड़ी ना। इसलिए चौड़ाई कैसी राशि हो गई? ये फंडामेंटल ना हो करके ये बच्चों डिराइव हो जाती है। तो चौड़ाई को हम इंग्लिश में विड्थ कहते हैं। क्या देखिए, तो लेंथ क्या है? फंडामेंटल है। बट विड्थ क्या है? चौड़ाई। ये बच्चों डिराइव हो गया। क्यों डिराइव हो गया? क्योंकि चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लंबाई ही होती है। चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए हमको लंबाई की जरूरत पड़ी, इसलिए बच्चों विड्थ क्या हो गया? डिराइव क्वांटिटी हो गया। और कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लेंथ की मदद से, लेंथ की हेल्प से व्यक्त कर सकते हैं? जैसे और भी हम एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। इसमें आपका विड्थ हो गया, हाइट हो गया बच्चों, ऊंचाई। ऊंचाई भी अगर आपको किसी चीज की निकालनी है तो वो भी दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस होती है। तो दो बिंदुओं के बीच की अगर डिस्टेंस है इसका मतलब वो भी क्या है? लेंथ है। तो हाइट ही क्या है बच्चों? लेंथ है। तो लेंथ फंडामेंटल हो गया और हाइट क्या हो जाएगा? डिराइव। क्यों हाइट डिराइव हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? चलिए मैं उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके हमको बताइएगा कि सर ये पॉइंट जब आप समझा रहे थे ये हमको अच्छे से समझ में नहीं आया था। कोई आप संकोच नहीं करिएगा। आप जब आप अपनी प्रॉब्लम को मेरे पास भेजेंगे मुझे खुशी होगी। हम उसको अगले लेसन में, अगले लेक्चर में दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से हमारा और आपका साथ बना रहेगा, वार्तालाप होती रहेगी। आप हमको रिस्पांस देते रहेंगे, अपना फीडबैक देते रहेंगे, तो हम अपनी क्वालिटी में सुधार करते रहेंगे, आपकी हम प्रॉब्लम को दूर करते रहेंगे बच्चों। तो विड्थ हो गया और ये क्या हो गया? हाइट। और इसी तरीके से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जैसे एरिया की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? एरिया, क्षेत्रफल। अब हमको ये समझना है कि क्षेत्रफल फंडामेंटल है कि डिराइव है। आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका मतलब क्षेत्रफल को व्यक्त करने के लिए हमको लंबाई लेना पड़ेगा और चौड़ाई लेना पड़ेगा। तो लंबाई तो फंडामेंटल हम ऑलरेडी मान चुके हैं और ये जो चौड़ाई है वो भी एक प्रकार की लंबाई ही होती है। इसका मतलब हम जब दो बार लंबाई का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? एरिया। तो एरिया को व्यक्त करने के लिए हमको लंबाई की हेल्प लेनी पड़ी, इसलिए एरिया इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? व्युत्पन्न भौतिक राशि हो जाएगी। इसी तरीके से आर्क, रेडियस, ध्यान दीजिए, ये जो आर्क होता है चाप, किसी भी सर्कल के परिधि के दो बिंदुओं के बीच की दूरी को चाप कहते हैं। अब वहां भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, इसका मतलब वो भी क्या है बच्चों? लेंथ है। रेडियस, रेडियस इज आल्सो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो रेडियस भी क्या हो गया? लेंथ हो गया। इसका मतलब ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हमने इधर लिखा उसको हमको फंडामेंटल नहीं मानना है। इन सारी चीजों को हम लेंथ की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए ये सब के सब क्या हो गए? डिराइव क्वांटिटी हो गए और ये क्या हो गया? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अब तो बहुत आसान हो गया फिजिक्स। सबको ये लगने लगा कि दुनिया में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सबको लेंथ के टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या आप भी ऐसा सोच रहे हैं बच्चों? तो नहीं, तो आपका सोचना गलत है। चलिए हम आपको प्रॉब्लम बताते हैं। अभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए हम देखते हैं, हम आपको एग्जांपल बताते हैं। जैसे हमारे पास
1 मीटर लंबा, 1 मीटर लंबा एक लोहे का रॉड है और 1 मीटर लंबा एक लकड़ी का रॉड है। दोनों रॉड हमारे पास रखे हुए हैं और दोनों की मोटाई सेम है, लंबाई सेम है। 1 मीटर लोहे की छड़ है और 1 ही मीटर लकड़ी की छड़ है। दोनों की मोटाई भी हमने सेम रखा है। जब हम लोहे की रॉड को उठाते हैं तो वो हमको भारी महसूस होता है और जब हम लकड़ी की रॉड को उठाते हैं तो हमको उसके कंपैरिजन में हल्का महसूस होता है। तो अब आप मुझे बताइए बच्चों, ये जो भारी और हल्कापन है, क्या हम लंबाई से इसको जान सकते हैं? लंबाई उसकी भी 1 मीटर है, उसकी भी 1 मीटर है, लेकिन उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है भारीपन का, हैवी। तो इसको हम लंबाई के द्वारा नहीं जान सकते हैं, इसको हम लेंथ में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस फिजिकल क्वांटिटी को हमको मेजर करना है। तो इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या बनाया गया बच्चों? एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनाई गई है जिसे हम मास कहते हैं। क्या कहते हैं? मास। अब मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको लेंथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। मास अपने आप में फ्री है, इंडिपेंडेंट है। इसको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए फंडामेंटल क्वांटिटी में दूसरे नंबर पर कौन आएगा? मास आ जाएगा बच्चों। ये देखिए, मास, द्रव्यमान। मास को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान। इसको हम कहते हैं लंबाई। तो पहली फिजिकल क्वांटिटी हो गया लेंथ, दूसरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया मास। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास बच्चों व्यक्त करेंगे, मास को हम किलोग्राम में नापते हैं। किसमें नापते हैं? किलोग्राम में, टन में, कुंटल में, ग्राम में, मिलीग्राम में। तो ये जो मास है, कोई वस्तु कितना हल्की है, कोई वस्तु कितना भारी है, इसके लिए हमको एक अलग से फिजिकल क्वांटिटी बनानी पड़ी जिसका नाम मास है बच्चों। और मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको लंबाई की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मास इज आल्सो फंडामेंटल और बेसिक और एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटी। अब इसके बाद ये जो मास की हेल्प से और कितने फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जो हम लिख सकते हैं? तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों जो मास की हेल्प से हम लिख सकते हैं। इसमें फोर्स है। अगर हमको फोर्स लिखना होगा तो उसमें मास की जरूरत पड़ेगी। मोमेंटम है, मोमेंटम, संवेग, संवेग को अगर हमको लिखना है बच्चों मास की जरूरत पड़ेगी। एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन अगर हमको लिखना है इसमें भी हमको मास की जरूरत पड़ेगी। कैसे इसमें मास आया बच्चों, इसको हम बाद में नेक्स्ट लेसन में करेंगे। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इनको हम फंडामेंटल नहीं मानते हैं। इनको विद द हेल्प ऑफ मास या विद द हेल्प ऑफ लेंथ हम आराम से इनको हम लिख सकते हैं। इसलिए ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हो गई और ये क्या हो गया? फंडामेंटल। तो दोबारा आप सुन लीजिए बच्चों, जिनको व्यक्त करने के लिए दूसरी भौतिक राशियों की जरूरत नहीं पड़ती है उससे हम फंडामेंटल या मूल भौतिक राशियाँ कहते हैं। और जिनको व्यक्त करने के लिए दूसरे प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज़ का हेल्प लेना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है, जो खुद स्वतंत्र नहीं होती हैं, उनको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। चलिए इसके बाद तीसरे नंबर पर हम देखते हैं। तीसरे नंबर पर कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आएगी, इस चीज़ को आप समझिए। हम आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे हमारे पास एक दिन एक स्टूडेंट आया, वो मेरे पास 6 घंटे बैठ के पढ़ा। एक स्टूडेंट आया, कितने घंटे पढ़ा मेरे पास? 6 घंटे। और वही स्टूडेंट दूसरे दिन आया, वो केवल 2 घंटे मेरे पास पढ़ा। हमने उससे पूछा बुला करके, किस दिन तुम ज़्यादा देर तक पढ़े? तो उसने कहा कि सर पहले दिन हम ज़्यादा देर तक पढ़े थे, आज हम कम देर तक पढ़े हैं। तो ये जो ज़्यादा देर और कम देर, इनके बीच का जो इंटरवल है बच्चों, ये जो टाइम का इंटरवल है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या उस टाइम के इंटरवल को हम किलोग्राम में व्यक्त कर सकते हैं, हम मीटर में व्यक्त कर सकते हैं? जैसे वो स्टूडेंट आके हमसे अगर कहता सर हम उस दिन 6 किलोग्राम तक पढ़े थे और आज 3 किलोग्राम तक पढ़े हैं, तो इसका कोई मतलब आएगा समझ में बच्चों? निश्चित रूप से कोई मतलब समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ये जो टाइम का गैप है बच्चों, ये जो टाइम का इंटरवल है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें
इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो टाइम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो खुद इंडिपेंडेंट है, जो अन्य फिजिकल क्वांटिटी से क्या बच्चों स्वतंत्र है, इसलिए टाइम को भी फंडामेंटल होना चाहिए। तो चलिए तीसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है टाइम, इसको भी हम लिख लेते हैं बच्चों। ये देखिए तीसरे प्रकार की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास बन गई। अब सारा काम तो बहुत आसानी से चलने लगा। ये तीन फिजिकल क्वांटिटी ऐसी थी जिसकी हेल्प से बाकी सबके सब फिजिकल क्वांटिटी आराम से बन जाती थी। लेकिन बच्चों एक दिन घटना घटी। एक दिन घटना ये घटी कि किसी के पास एक बर्फ का टुकड़ा था और किसी के पास एक गर्म लोहे का टुकड़ा था। वो जाके बर्फ का टुकड़ा टच किया, एक बार कुछ उसको फील हुआ होगा, और जब वो जाकर के लोहे का टुकड़ा टच किया, गर्म था वो, तो उसको एक अलग टाइप की फीलिंग आई हुई होगी। अब उससे पूछा गया कि भाई कौन ज़्यादा गर्म है, तो निश्चित रूप से वो बताएगा लोहा ज़्यादा गर्म है, और बर्फ चूंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है तो बर्फ ठंडा है। एक गर्म और एक ठंडा, इसके बीच का जो गैप है बच्चों, ये जो टेम्परेचर का गैप है, कोई गर्म है और कोई ठंडा है, तो कितना गर्म है कितना ठंडा है, इस चीज़ को व्यक्त करने के लिए हम टाइम की हेल्प नहीं ले सकते हैं। ना तो हम मास की हेल्प ले सकते हैं और ना ही लेंथ की हेल्प ले सकते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि बर्फ लोहे के टुकड़े से 5 घंटे ठंडा है, तो आपको हंसी आएगी बच्चों, जैसे अभी आप हंस रहे हैं। तो ये जो ठंडा, ये जो गर्म है, इसको जानने के लिए हमें टाइम की यूनिट या मास की यूनिट या लेंथ की यूनिट हमारे किसी काम की नहीं है। इसका मतलब बच्चों टाइम इज आल्सो एब्सोल्यूट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब टेम्परेचर जो है वो भी क्या बेटा अपने आप में स्वतंत्र है। इसलिए अगली जो फंडामेंटल क्वांटिटी बनी उसका क्या नाम है बच्चों? टेम्परेचर। टेम्परेचर को व्यक्त करने के लिए हमको किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए टेम्परेचर क्या हो गया बेटा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो सर आप बताते चले जा रहे हैं, इसकी लिस्ट बढ़ती चली जा रही है, आप मुझे बताइए कितने हैं फंडामेंटल क्वांटिटी? तो बच्चों हम आपको बता दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं है, इसकी लिस्ट बहुत छोटी है। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। कितनी है? 7। और उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री हैं, उसको भी अभी हम बता दे रहे हैं। वीडियो लेक्चर बच्चों बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अगर एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे घरों में जो फैन चलते हैं, बड़े बड़े मशीनें चलते हैं, वो पावर हाउस से वायर आता है। उस वायर के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे इन बहुत बड़ी बड़ी मशीनों को, पंखा, कूलर, एसी, टीवी, फ्रिज को चला देती है? इनको चलाने के लिए बच्चों एनर्जी की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो निश्चित रूप से उस पावर हाउस से वायर के थ्रू हमारे घरों में क्या आती है? एनर्जी आती है। अब आप मुझे बताइए, उस एनर्जी को हम टेम्परेचर के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं? नहीं। टाइम, मास, लेंथ के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं? तो आंसर इज नो। तो बच्चों वो एक नए प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी जो उसके अंदर से एनर्जी आ रही है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। उसको हम टाइम, मास, लेंथ, टेम्परेचर इसके द्वारा हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। उसमें जो फिजिकल क्वांटिटी चलती है बच्चों, उसको हम करंट कहते हैं, धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। इस तरीके से 5वीं जो फिजिकल क्वांटिटी हो गई दैट इज करंट। क्या हो गया बेटा? करंट, वैद्युत धारा, इसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। टेम्परेचर बच्चों ताप, और ये समय। इस तरीके से 5 फिजिकल क्वांटिटीज ये हो गई आपकी फंडामेंटल। इसके बाद लाइट, जब हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं तो लाइट से रिलेटेड एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी जाती है जिसको हम कहते हैं बच्चों प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। 6वां जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम लिखते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। ये बेटा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे मान लीजिए अगर किसी कमरे में एक बल्ब जल रहा है
वहीं पर उसी टाइप का 5 बल्ब और ला के जला दें, हम आपसे पूछें कि कौन सी चीज़ बढ़ गई, तो निश्चित रूप से आपका आंसर क्या होगा बच्चों? प्रकाश की तीव्रता बढ़ गई। तो जो प्रकाश की तीव्रता होती है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसको नापने के लिए भी हम इन सब चीज़ों की हेल्प नहीं ले सकते हैं। दैट इज एब्सोल्यूट, वो बच्चों फ्री है, स्वतंत्र है। और इसका मात्रक होता है कैंडिला। प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? यूनिट कैंडिला। उसको अभी हम यूनिट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों एक और क्वांटिटी डिफाइन की गई है, जिसको कहते हैं पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। ये जो पदार्थ की मात्रा होती है बच्चों, ये भी एक नए प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है। इसका यूज ज़्यादातर केमिस्ट्री में होता है, लेकिन फिजिक्स की भी कुछ ब्रांच ऐसी हैं जिसमें इस यूनिट की बच्चों ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको रखा गया है। इसको पदार्थ की मात्रा कहते हैं, पदार्थ की मात्रा। और इसका मात्रक होता है मोल। अभी हम यूनिट वाले टॉपिक में उसको हम करेंगे। इस तरीके से 7 फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो फंडामेंटल हैं, जिनको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशियों की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है। इसको हम कहते हैं मूल राशियाँ। इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? मूल राशियाँ। लेकिन कुछ दिन तक तो सारी चीज़ें सही थी, ठीक से चल रहा था। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों ने बना लिया था, और इन्हीं 7 फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से बाकी जितनी सैकड़ों दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हैं हम डिराइव कर सकते हैं। इन्हीं का आपस में गुणा करके, आपस में भाग करके हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सबको बना सकते हैं, सबको डिराइव कर सकते हैं। इसलिए 7 फंडामेंटल हो गई, बाकी जितने भी बच रही हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे बच्चों? डिराइव हो जाएंगी, व्युत्पन्न हो जाएंगी। लेकिन कुछ दिन के बाद लोगों का ध्यान एक और चीज़ पे गया बच्चों, और वो कौन सी चीज़ थी? देखिए इसको ध्यान से। जैसे अगर हम ये एक रेखा का है, मान लीजिए एक लाइन है ए बी और एक दूसरी लाइन है सी। यहाँ देखिए, जब हम इन दोनों की लंबाई सेम ले लेते हैं, मान लीजिए ए बी और ए सी की लंबाई सेम है, लेकिन अगर इस ए सी को हम ऊपर नीचे करें, नीचे करें या ऊपर करें, तो इसमें क्या चीज़ बदल रही है? आप देखिए इनके बीच का ये जो गैप है, जो सेपरेशन बच्चों, ये चेंज हो रहा है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल। और इसका अगर पूरा नाम हम कहें तो इसको बच्चों प्लेन एंगल कहते हैं, समतल कोण। क्या कहते हैं? समतल कोण। तो अभी तक जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों ने माना था फंडामेंटल में, उसके द्वारा इस गैप को, इस चेंज को हम नहीं व्यक्त कर सकते हैं। ना तो हम लंबाई के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, ना मास के द्वारा, ना टेम्परेचर के द्वारा, ना करंट के द्वारा, ना ल्यूमिनेस इंटेंसिटी के द्वारा। तो लोगों का दिमाग इस बात पे गया, तो फिर लोगों ने सोचा यार ये भी किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये भी नई चीज़ है, चलो इसको भी जोड़ लेते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। लेकिन बच्चों इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में ना जोड़ करके अलग से एक नाम दे दिया गया, जिसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो आपके सिलेबस में 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं। पहला बेटा प्लेन एंगल और दूसरा क्या है? सॉलिड एंगल। देख लीजिए, तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अलावा 2 पूरक भौतिक राशियां हैं। मैं लिख दे रहा हूं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इसमें पहला क्या है बच्चों? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, समतल कोण, समतलीय कोण। समतलीय कोण क्या होता है? ये देखिए, 2 रेखाओं के बीच का बच्चों इंक्लिनेशन होता है। कोण इज बेसिकली इंक्लिनेशन बिटवीन 2 लाइंस। 2 रेखाओं के बीच का झुकाव होता है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? कोण कहते हैं। ये नई प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है, इसको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और इसकी यूनिट आपको पता है, रेडियन होती है या डिग्री होती है। इसके बाद दूसरा जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम बच्चों कहते हैं सॉलिड एंगल। क्या कहा जाता है? सॉलिड एंगल। ये देखिए, ये आपका सॉलिड एंगल हो गया।
इसको कहते हैं ठोस कोण। क्या कहते हैं? ठोस कोण। अब ये क्या होता है इसको आप समझिए। जैसे आपके पास एक फुटबॉल है बच्चों, क्या है? फुटबॉल है। फुटबॉल की सरफेस पे आप पेन से एक गोला खींच लीजिए या किसी भी शेप का आप एक जो है डिजाइन बना लीजिए, और वो जो गोला है, वो जो सर्कल है, सॉरी सर्कल, आप फुटबॉल ले लीजिए और उस पर पेन से मार्क कर लीजिए एक सर्कल। वो जो सर्कल के परिध है, जो सर्कमफ्रेंस है, उसके सभी पॉइंट्स को आप सेंटर से मिला दो। सभी पॉइंट्स को कहाँ मिला दो? सेंटर से मिला दो। तो जो लाइनें आपके सेंटर पर मिल रही हैं उसके बीच बच्चों देखिए एक एंगल क्रिएट हो जाता है, एक डिजाइन क्रिएट हो जाता है। उस डिजाइन को हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते हैं। चलिए हम आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। ये मान लीजिए आपका फुटबॉल हो गया और ये फुटबॉल का सेंटर हो गया। यहाँ पे हमने एक इस तरीके का एक क्लोज जो है लूप लिया बच्चों, एक बंद जो है सर्कल ले लिया या किसी भी डिजाइन का किसी भी शेप का ले लिया। अब इसके प्रत्येक पॉइंट को इसके सेंटर से मिला देते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे इस टाइप का एक जो है एंगल क्रिएट हो जाता है। इस एंगल को हम क्या कहते हैं? बेटा घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं, ठोस कोण कहते हैं। यहाँ पे घन कोण लिख दे रहा है बच्चों। तो जब किसी गोलीय सरफेस या जब किसी गोले की पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर कोई कोण बनाया जाएगा, सेंटर पर कोई कोण अंतरित किया जाएगा, उस कोण को हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते हैं। और सॉलिड एंगल का जो यूनिट होती है बच्चों क्या होती है? स्टेप रेडियन होती है। इसको हम यूनिट वाले टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों आज इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हम उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुई हैं, अगर कोई आपका डाउट बेटा, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख करके आप हमको बता दीजिए। स्क्रीन पे हमारा मोबाइल नंबर रहता है, चैनल पे लिखा हुआ है। आप मोबाइल नंबर के थ्रू व्हाट्सएप के द्वारा आप अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। तो ये वाला लेक्चर आज पूरी तरीके से थ्योरेटिकल बेस्ड था। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो अभी वेट करें, अभी उनके लिए भी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम और भी कुछ अच्छी थियरी लेके हम अगले लेक्चर में आने वाले हैं। तब तक बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए। आप घर पे अपने टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत करिए। आप अपने टारगेट पे डेली काम करते रहिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत करेंगे। हम आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें ईजिली समझ में आए और इन फिजिक्स को आप फील कर सको, अनुभव कर सको और इसमें आपका इंटरेस्ट बन सके, जिससे आपको अच्छा नॉलेज हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।